हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज है जो कि हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। और आज की बड़ी खबरें में क्या क्या है कि आपको आचार संहिता कब तक लगने की संभावना, क्या क्या विज्ञापन है जो कि आने की पूरी संभावना है, और भी है कि नई नौकरियों का मूल्यांकन कब होगा, नीट की परीक्षा कैसे हुई। तो इन सब ऊपर है जो कि आज है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 14 सितंबर को है जो कि आपको हिंदी दिवस मनाया जाता है, और हिंदी दिवस राजभाषा हिंदी के प्रति हम हिंदी भाषियों की मौसमी भावुकता का एक अवसर होता है। और इसको है जो कि उस दिन क्या करते हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी मंचों पर हमें जो कि उस दिन हिंदी की अपेक्षा का रोना रोते हैं। हिंदी को विश्व भाषा बनाने की कस्में खाई जाएगी। जिन कुछ कमियों की वजह से हिंदी आज तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित गौरव हासिल नहीं कर पाए, उनकी बात लेकिन कोई नहीं करेगा। हिंदी हमारे लिए कल भी भावनाओं की भाषा थी, आज भी भावनाओं की भाषा है। हमें अपनी भाषा में कुछ अच्छा साहित्य जरूर लिखा है, लेकिन आज के वैज्ञानिक तकनीकी अर्थयुगों में किसी भाषा का सम्मान, उसे बोलने वालों की संख्या और उसका साहित्य है जो कि ज्ञान विज्ञान आत्मसात करने और रोजगार देने की उसकी क्षमता तय करती है। तो जैसा कि जनरली ये देखा हिंदी से है जो कि आज है जो कि याद किया जाता है। हालांकि लोग गौरवान्वित किससे होते हैं भारत में, तो अंग्रेजी से। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आपको हीन भाषा में समझा जाता है। और जिस तरह से आप जितनी अंग्रेजी अगर आप बोल लेते हैं और आप सुन लेगा तो आपको समझा जाता है कि ये आदमी सबसे तेज है। और सबसे झटका लगता है कब, जब आप आईएएस की जब रिजल्ट निकलती है फाइनल, तो पता चलता है कि 5% लोग ही हैं जो कि हिंदी भाषा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो उनसे काफ़ी तकलीफ़ होती है, हिंदी भाषा को गहरा झटका लगता है। और ख़ासकर अगर टॉपर्स के रैंकर्स भी देखें तो बहुत कम रहते हैं। अगर 100 के अंदर देखा जाए तो 1-2 रहते हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं है जो कि इस पर है जो कि सोचने की ज़रूरत है, और इसको है जो कि और भी विस्तार करने की ज़रूरत है। तो अब इसकी चर्चाओं के साथ आते हैं दूसरी खबर के। कल जो नीट परीक्षा थी, तो देश भर में मेडिकल कॉलेजों के नामांकन के लिए जो कि नीट परीक्षा हुई थी, प्रवेश परीक्षा जो कि समाप्त हो गई है और शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गई। पटना में कुछ है जो कि परीक्षार्थी को जाम से जो कि परीक्षा छूटा। सोशल डिस्टेंसिंग का है जो कि पालन कराया गया। छात्रों को मास्क सैनिटाइजर के साथ ही प्रवेश दिया गया। उसके बाद क्या, कट ऑफ है जो कि ऊपर जाने की उम्मीद है। तो बताया कि प्रश्न है जो कि ठीक है, फिजिक्स और बायोलॉजी के घुमावदार थे। राकेश कुमार ने बताया कि पिछले साल की तुलना में प्रश्न ज़्यादा आसान थे, प्रश्नों के हिसाब से कट ऑफ ऊपर जाने की उम्मीद है। बताया वैभव कुमार ने कि बायोलॉजी है जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग का विषय होगा। उसके बाद क्या है, ज़्यादातर सवाल जो है आपको एनसीईआरटी से पूछे गए थे। केंद्र तक पहुंचने में जो कि कई परेशानी, भागलपुर से जो पटना आए थे उनको परेशानी थोड़ी सी हुई है। और इसमें क्या था, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के कुछ प्रश्न परेशान करने वाले अभ्यर्थियों को 3 घंटे में 180 प्रश्नों का जवाब देना था। प्रत्येक सही जवाब के लिए जो कि परीक्षार्थियों को 4 अंक तय किए गए थे। वहीं गलत जवाब के लिए 1 अंक काट लिया गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 45 तथा बायोलॉजी से 90 प्रश्न है जो कि पूछे गए थे। और जिन जो एनटीए कोरोना पॉजिटिव को देगी मौका, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कोरोना पॉजिटिव की वजह से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को एक मौका देगी। एनटीए ने इसकी सूचना जारी है। वैसे छात्र एनटीए मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपकी अगर कोरोना पॉजिटिव वर्तमान में है, तो अगर आप ठीक होते तो आपको भविष्य में जो कि आपको परीक्षा देने दिया जाएगा। अब नई नौकरी वाले को हर 6 माह पर है जो कि मूल्यांकन। तो सरकारी नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारी को प्रत्येक 6 माह में जो मूल्यांकन किया जाएगा। नई नीति के तहत इसे लागू करने पर विचार हो रहा है। इसका फायदा होगा कि धांधली कर नौकरी करने वाले और अयोग्य कर्मचारियों को बाहर किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने कहा। इस नियमावली को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा हो। यूपी में धांधली कर सरकारी नौकरियों पाने का बड़ा खेल है। राज्य सरकार इसलिए चाहती है कि समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी जाए। इसके लिए ख एवं ग पर है जो कि कल जो बताया था, संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 बना रही है। इन भर्तियों के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कराने पर विचार हो रहा है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्र की तरफ से एक अलग एजेंसी भी बनाई जा सकती है।
इनमें से सर्वाधिक स्कोर करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा पास करने वालों को पहले 5 साल तक संविदा की नौकरी करनी होगी। इन 5 साल के दौरान कर्मचारियों को 6 माही मूल्यांकन होगा, जिसमें नई नौकरी पाने वालों को हर बार 60% अंक लाना जरूरी होगा। सरकार की प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत 5 वर्ष बाद ही नियमित नियुक्ति दी जाएगी। 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होंगे। इन 5 सालों में कर्मचारियों को नियमित सेवकों की तरह लाभ है जो कि नहीं मिलेगा। इसका फैसला का है जो कि राज्य सरकार फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसका विरोध जो कि शुरू हो गया है। राज्य सरकार इस तरह का कोई फैसला करती है तो इसका है जो कि महासंघ है जो कि विरोध करेगा। तो ये है जो कि आपको मतलब 6 माह पर ही है जो कि आपको मूल्यांकन होने की तैयारी है। बेरोजगार हुए लोगों को आधा वेतन मिलेगा। तो कोरोना महामारी और लॉकडाउन में के बेरोजगार हुए कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। श्रम मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम से सदस्य कर्मचारियों को बेरोजगार का 50% वेतन है जो कि मिलेगा। इससे कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा? तो 40 लाख कामगारों को जो कि फ़ायदा मिलेगा। सरकार के नियम में बदलाव करते हुए कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को 3 महीने तक है जो कि 50% तक बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया है। अधिसूचना के अनुसार यह फ़ायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक नौकरी चली गई हो। तो इसके दौरान है जो कि आपको मिलेगा, इस तरह मिलेगा कामगारों को फ़ायदा। तो ESIC के मुताबिक बेरोजगार कामगार किसी भी ESIC शाखा में जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद ESIC उसके द्वारा दिए गए दस्तावेज को सत्यापित करेगा। फिर सब कुछ सही पाए जाने पर कामगार के बैंक के खाते में सीधे रकम है जो कि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके लिए आधार नंबर की सहायता ली जाएगी। तो ये अच्छी खबर है कि आपकी अगर नौकरी चली गई तो आपको आधा वेतन मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पर कि तैयारियों का आकलन करने आज आ रही है टीम। तो कहाँ आ रही है? सोमवार को है जो कि पटना और मुजफ्फरपुर में रहेगी टीम, और मंगलवार को भागलपुर है जो कि और गया में जाने का बैठक। आयोग का यह टीम का ये पहला दौरा है। ऐसा नहीं कि ये दौरा है जो कि तुरंत उसके बाद है जो कि चुनाव, और माना जा रहा है, यहाँ पर आपको गौर से पढ़ने की ज़रूरत है कि माना जा रहा है कि आयोग अक्टूबर के पहले हफ्ता में चुनाव की तिथियों का ऐलान करेगा। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? चुनाव ऐलान का मतलब कि आचार संहिता जो है आपको अक्टूबर के पहले हफ्ता में जो कि चुनाव की तिथियों का ऐलान करने की संभावना है। तो आप लोग जो बहुत सारे घबराए हुए हैं कि आचार संहिता लग जाएगा, और मैं भी जब भी विज्ञापन का डालता हूँ तो कभी बहुत सारे जो नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव सोच रखते हैं या बहुत उदास हैं तो वो ज़रूर कहते हैं कि इस अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी ना, और ये इलेक्शन के बाद ही आएगी, ये सब अफवाह है। तो आपको बता देते हैं कि 66वीं BPSC तो आएगी ही, और BSSC CGL 3 भी है जो कि आपको इसी सप्ताह है जो कि आ जाएगी, और आज है जो कि आप उम्मीद रख सकते हैं, ज़्यादा चांसेज है आज ही आने की BSSC। और 66वीं भी आपको इस सप्ताह तक है जो कि आने की उम्मीद है। और अन्य वैकेंसियाँ जो है जिसकी चर्चाएँ थी कि वो आ सकती है, तो बिहार दरोगा के साथ बिहार सिपाही की थी, क्योंकि दोनों का दिया हुआ था कि दिसंबर में, लेकिन बिहार दरोगा है जो कि आपको सितंबर में ही आपको निकल गई, अगस्त में ही निकल गई। तो निश्चित रूप से बिहार सिपाही पर उम्मीद रहेगी कि आपको बहाली है जो कि आ सकती है, क्योंकि आचार संहिता में भी अभी लगभग 15 दिन मतलब है। तो बिहार सिपाही की लगभग 10,000 वैकेंसी को आप उम्मीद रख सकते हैं, अभी ये आ सकती है। और आप कह सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, वैकेंसी कहाँ से आएगी, अभी तो फिजिकल कहीं होने की चर्चा चल रही। तो फिर बिहार दरोगा में भी आपने देखा कि मुख्य परीक्षा नहीं हुई है, तो ये आ सकती है 10,000। और ये जो बिहार सिपाही का फिजिकल का जो नकली डेट आया था आप लोगों ने देखा था, तो अक्टूबर में होने की संभावना खत्म हो रही है। अब है जो कि उम्मीद है कि आपको दिसंबर में ज़्यादा चांसेज है कि इसकी होगी। और ESI की बहुत सारे लोग हैं जो कि डेट पूछते हैं कि सारे के आगे फिर ESI क्यों छूट रहा है इलेक्शन के पहले, तो इसकी भी आपको दिसंबर में, नवंबर में परीक्षाएं नहीं होगी, क्योंकि 29 नवंबर तक है जो कि आपको सरकार का गठन करना है। तो आपको दिसंबर में ही अब ज़्यादा उम्मीद है। बिहार दरोगा के प्री एग्ज़ाम भी आपको अब दिसंबर या जनवरी में ही अब संभावना है, क्योंकि अक्टूबर, क्योंकि जितना लेट, क्योंकि देख रहे हैं कि आपको आचार संहिता जो कि अगले बार 9 सितंबर को, लेकिन इस बार डिले किया जा रहा है, क्योंकि एक तो पर्व है आपको अक्टूबर में, तो पर्व के बाद ही है जो कि इलेक्शन कराया जा सकता, पहला फेज हो सकता है, या नवंबर में कराने की चर्चाएं हैं।
उसके बाद आते हैं बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड। तो बीएसएससी सीजीएल 3 की तो काफ़ी चर्चा है कि विज्ञापन आ रही, लेकिन बीएसएससी इंटर लेवल की कोई ऐसी चर्चा नहीं। लेकिन उम्मीद आप रख सकते हैं कि सीटों की संख्या, क्योंकि सीटों की संख्या 18 से ही कार्रवाई चल रही है कि आप जो कि अध्याचना उपलब्ध कराएं। तो उम्मीद है कि 2 से 3 हज़ार है जो कि सीट है जो कि बीएसएससी इंटर लेवल में आचार संहिता पहले आ सकती है। और उसके बाद जो है आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर की आपको लगभग जो कि 1600 कुछ पद थे या 22, याद नहीं है मुझे, 2200 के आसपास थी। तो ये पद भी है जो कि आपको आ सकती है। और ये आचार संहिता पहले है जो कि सहायक प्राध्यापक का, क्योंकि 12 तक रोस्टर क्लियरेंस था। उसके बाद विश्वविद्यालय सेवा आयोग है जो कि बहाली, तो आचार संहिता पहले इसकी भी है जो कि काफ़ी संभावना है कि आपको बहाली है जो कि आ जाएगी। और भी अन्य जो आप लोग बहुत सारे करेंगे कि सहायक प्राध्यापक में जो नीचे वर्ग के, निम्न वर्गीय, लिपिक हो गए अन्य पद, तो ये अन्य पद जो है आपको ये बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड या आपको सीजीएल में जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का दिन से जो कि आपके लिए अच्छा हो। और जहाँ तक बात है तैयारी करने की, कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारी परीक्षाएं हैं, और चाहे बीएसएससी इंटर लेवल मेंस हो या बिहार दरोगा मेंस हो या 66वीं, तो 66वीं बीपीएससी मेंस वाले के लिए थोड़ा कठिन है कि आप अगर 66वीं बीपीएससी मन लगाकर करते हैं तो अन्य परीक्षाओं को है जो कि आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आधा ध्यान आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि या तो उसको बीपीएससी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको अन्य परीक्षा छोड़ना उसमें। लेकिन आप बीएसएससी इंटर लेवल मेंस और बिहार दरोगा की मेंस की तैयारी करते तो वो आप कॉमन है, थोड़ा सा आपको मैथ रीजनिंग पर तो ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी सभी सिलेबस कॉमन ही है, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बिहार दरोगा प्री का जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप लोग, मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया, तो आप लोग बहुत सावधानी से भरते हैं। और प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हो रही है, तो आपको एडमिट कार्ड, जो बहुत सारे लोगों ने प्रोविजनल तक नहीं लाया ग्रेजुएशन का, तो कम से कम तो प्रोविजनल नंबर तो ज़रूरी था। तो लेकिन कितने ने, अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मार्कशीट में तिथि नहीं दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप जो कि आपकी एक तो कोरोना और लॉकडाउन है जो कि परेशान किया है, लेकिन आपको कम से कम प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जो कि ले आना चाहिए। नहीं तो आपको है जो कि अब परेशानी हो रही, क्या भरें, गलत भरते हैं तो बाद में परेशान, गलत भरने पर आपको रद्द भी किया जा सकता है अभ्यर्थी। और कैटेगरी भरने में आप लोग है जो कि ज़्यादा सावधानी बरतें। अगर आपको नहीं पता है तो आप अनुभवी आदमी, एक से संतुष्टि नहीं होता 10 से पूछ, क्योंकि होता क्या है ना कि सही सजेशन देने वाले पहले बहुत कम होते हैं, उनको पता ही नहीं रहता बीसी और ये जो नया जो आया है 10% EWS, उसमें हम लोग आएंगे नहीं आएंगे, सर्टिफिकेट कब से बना हो। तो बार बार मैं कहता हूँ कि सर्टिफिकेट है जो कि आप जब फॉर्म भरते हैं उसके पहले बनाना, एक दिन पहले, उसी दिन का क्यों ना हो, लेकिन फॉर्म भरने की तिथि जब आपकी जब जाती है ऑनलाइन, तो वहाँ उससे पहले बने होने चाहिए, आपको परेशानी कम होगी। लोगों का सोच यही है कि चलो टिक ही मारना, नहीं तो मैं बाद में भी बना लूँगा। तो ये परेशानी है जो कि कई लोगों की नौकरी है जो कि चली गई है। इसलिए आप लोग है जो कि किसी भी सर्टिफिकेट का पहले होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे जिस तरह से बीएसएससी इंटर लेवल में जो कंप्यूटर की डिग्रियां हैं वो पहले की होनी चाहिए, 2014 के पहले की, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बाद में फॉर्म भर दिया और डिग्रियां थी नहीं, तो आप गलत अभ्यर्थी कारण आपके हो सकता है कि आपको आयोग विचार भी न करे और सीधे जो कि आपको बाहर कर दे, क्योंकि उसके आपने गलतियाँ की है, आयोग ने गलतियाँ नहीं की है। तो इन सब चीज़ों के जो कि आप कोई भी फॉर्म भरे तो आप ध्यान रख कर भरे, हड़बड़ा कर ना भरे। और ये मत सोचे कि बाद में हो जाएगा सब ठीक हो, कोई ठीक नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। आप जो गलत आप फॉर्म भरेंगे तो आपको आयोग भी मदद नहीं करेगा, ना ही कोई मदद करेगा। तो इसीलिए जो कि आप लोग सावधानी से, पूरी सावधानी से बन। और आपको अगर प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, तो आप उससे पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका भी लिंक है जो कि आपको दे दूँगा। आज अगर वैकेंसी आती है तो मैं आपको सारा चीज़ डिटेल है जो कि आपको दे दूँगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।